चलिए now देख लेना, ज़्यादा ऊपर का भी नहीं, जहाँ से लिखे वहीं से शुरू हो, ठीक है? तो रोशनी और सीधा रहे। Bending of light when it moves from one medium to other medium is called, उसे क्या कहेंगे? Is called रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाएगी? बेंड करेगी। इसे क्या कहेंगे? देखिए, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड हो जाएगी। आइदर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। ये दूर भी जा सकती है, ये पास भी आ सकती है। इस चीज को रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा तो दिखाई पड़ जाएगा, नहीं तो तब भी बेंड तो करेगी। समझ में आ गई बात? इट बेंड्स एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चलो, इट अकर्स, ऐसा क्यों होता है? एज स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। If light moves from optically rarer medium to optically denser medium, then it bends towards normal. If light moves from optically rarer medium to optically denser medium, it moves towards normal. मान लीजिए अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो लाइट अंदर दब जाएगी। ये परपेंडिकुलर सीधा बनाना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री पे लगे। ये 90 लगना चाहिए। तो ये एयर से ग्लास में चली जाए तो दब जाएगी। अब अगला देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी की जहां बात की जाती है तो एयर से ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी? वाटर की। वाटर से ज्यादा केरोसिन, फिर उसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल, कार्बीन का तेल,
फिर ग्लिसरीन जैसे छाली में लगाया जाता है, और फिर ग्लास, और फिर डायमंड। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। अगर इनसे धीरे धीरे इसमें जाती जाए तो और ज़्यादा होती जाएगी। समझ में आई? कितना कौन डेंसर है? सबसे कम डेंसर अगर देखा जाए तो वैक्यूम को माना जाता है। वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी 1 मानी जाती है, जबकि इसकी कितनी मानी जाती है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003। चेक करो बुक में, लिस्ट बनी हुई है। एक और जीरो है, इसका 4/3 यानी 1.33। इट इज 1.43, 1.47, 1.49, 1.5 और 2.4। इसका मतलब क्या है कि दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन ज्यादा डेंस? केरोसिन का 1.44 है। 1.44 कर दो ऑप्टिकल डेंसिटी। मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, इसका क्या मतलब है? ऑप्टिकल डेंसिटी। इफ रिफ्रैक्टिव index is more, this implies optical density is more। और इससे और क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ लाइट। सचिन सेंटेंस पूरा करो। स्पीड ऑफ लाइट, बोलो। ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती जा रही है, तो क्या डायमंड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी? ऐसा सचिन बता रहे कि सबसे हाईएस्ट तो डायमंड में सबसे लेस होगी। सो इसका मतलब है मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। इसका मतलब क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ इम्पीडेंस इन पैसेज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के चलने में जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसका मापन प्रकाशिक घनत्व है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का मतलब हर्डल इन पैसेज ऑफ लाइट। सो मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या चीज है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज measure of impedance, measure of impedance offered, ठीक है, by a medium during transmission of light या passage of light। इससे पता चलता है ऑप्टिकल डेंसिटी से। तो ये हमने देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी को इंडिकेट करता है। व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मतलब क्या है? इसको कहेंगे इट इज, ये कई बार डेफिनेशन आती है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू, रेशियो लग गया तो अपॉन ही लिखना, बस रेशियो टू लिखिए, टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जैसे ईटा 2:1 का क्या मतलब है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
speed of light in air and this is speed of light in glass. इंद्रजीत, अगर मैं कहूं कि VDA का क्या मतलब है? Speed of light in air upon Speed of light in time. speed of light in time. सही है? अगर मैं इसको 2.42 कहता हूं तो वो इन दोनों का रेशियो है. आप refractive index of any medium can be calculated with respect to any other medium. किसी भी मीडियम का किसी के रिस्पेक्ट में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है. चलो आगे की बात करो. ये तो तुमको पता चल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ना ये मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो इसे कैसे पढ़ेंगे आयुष, इसका फार्मूला बताओ. ये बता, आप बताओ. अच्छा पलट. हाँ, बाद वाला पहले बोल रहा है, आप पहले वाला पहले बोल रहे हैं. जी, सुबह का टेस्ट दिए हो कि नहीं आप? ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो फिर ऐसे नहीं बोल. बाद वाला इधर लिखा जाता, पहले वाला इधर से देखना, नीचे से. सही है, ठीक है. अब हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं. ओके, तो ये मुझे बताओ कि NGA क्या होता है. NGA that is VA upon क्या होता है बोलो? VG. और NWA क्या होता है? VA upon VW. इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है. और हमें क्या पता करना है बोलो? VW upon VG. इनकी वैल्यू पुट करो. इसकी कितनी वैल्यू है? ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 1.5. देखो 1.5. इट इज VA upon VG. और ये बोलो इसका कितना है? 1.3. 1.33 या 4/3 ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा. ऐसे उसमें डेसिमल बढ़ते चले जाएंगे. तो दिस इज VA अपॉन VW. यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? ये बताओ VG कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ VG रखना पड़ेगा ना. यहाँ से निकाल क्या होगा VG? VA अपॉन 1.5 और VW भी निकालो. ये इधर ले लो और 1.33 नीचे ले लो. तो VW ऊपर ले लो, ये नीचे. तो क्या हो गया बोलो? ये समझ आ गया? ये दोनों वैल्यू सरोज अब हम कहाँ रखने जा रहे हैं बताओ? VG और VW इसमें रख दें. तो बताइए NGW क्या होता है? VW अपॉन VG. दो फार्मूले लगाए हमने, क्योंकि हमें दोनों की पता थी 1.5 या 1.33. तो VW क्या रखें आज बताओ? VA अपॉन 1.33 और VG को क्या रख दें? VA अपॉन 1.5. ये सही है. जो न्यूमरेटर है वो कहीं नहीं जाता है, जिसे जाना होगा डिनोमिनेटर जाएगा. न्यूमरेटर उसी जगह का है. तो VA ऊपर और डिवाइडेड बाय 1.33 वो नीचे चला गया. और इसका भी ये यहीं रहेगा V. इसे क्या लिखोगे? VG को क्या लिखा था बोलो? ये भी VA ही था. चलो, तो दैट इज VA. और इसे क्या लिखते हैं? 1.5. ना समझ में आए तो इसका दूसरा तरीका भी है. VA अपॉन 1.33 डिवाइडेड बाय VA अपॉन 1.5. ये भी सही है. अब बाद वाला पलट दो, इंटू लगाते हैं. तो क्या हो जाएगा? ये से कट गया. ये है 1.5. ये क्या है? 1.33. चाहे तो इसे 3/2 लिख लो, इसे 4/3 जो इसकी ओरिजिनल चीज. 1.5 को लिखते हैं. 3 यहीं रहेगा, 2 नीचे, 4 यहीं रहेगा, 3 ऊपर. बोलो समझ में आ गई बात?
4 यहीं जाएगा, 3 ऊपर चलो, 2 नीचे। तो कितना हो गया 9/8 या 1.125। ये 2 नंबर का सवाल आता है, वो लोग कर लोगे ना अगर आ जाएगा कि हाँ? BA का 3 × 10⁸ होता है, NA थोड़ी होता है। अब जो इन्होंने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है हर्षिता ने, क्योंकि हर्षिता कह रही सर इसको अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किया जाए तो ये और आसान हो सकता है। सो इनकी जो फोरसाइटनेस है हम लोग भी समझे कैसे ये बोल रही हैं। व्हाट डज इट मीन भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब तुम समझते हो? If refractive index is taken with respect to vacuum, then it is called absolute refractive index. समझ आई बात? अभी हम एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में ना लो। एयर से भी अच्छा क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? फ्री स्पेस, दैट इट इज फ्री फ्रॉम एनी मीडियम, वहां एयर भी ना हो, कुछ भी ना हो। सही है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? If refractive index of any medium, refractive index of any medium, इसके रिस्पेक्ट में, with respect to vacuum, vacuum का क्या मतलब होता है? फ्री स्पेस या निर्वात, फ्री स्पेस। It is called, इसे क्या कहेंगे? Absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर तुम ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम को कुछ नहीं लिखा जाएगा और इसे बोला क्या जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? वैसे वैक्यूम है लेकिन यहाँ पर हम लिख नहीं रहे वैक्यूम, आएगा वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे तुमने सबकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली पानी के रिस्पेक्ट में, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हो कि मरकरी 13.6 टाइम्स हेवियर है और आयरन 9.6 है, सोना 19.6 है, सबका अलग अलग निकाल लेते हो। तो वो उसका क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, वाटर से कितने गुना भारी है। ऐसे तुम वैक्यूम से निकालो, पहले एयर से निकाल लेते हैं ना, अब एयर से ना निकालो, किससे निकालो? क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को c कहते हैं? c इज इक्वल टू, फिर VA नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? c है वही चीज। अब एयर की जगह थोड़ा और हम रिफाइन हो गया, थोड़ा और प्रिसाइज हो गया, उसे क्या कहेंगे बोलो? स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर? इन वैक्यूम। और उसे क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फार्मूला बदला नहीं है, बस मैंने एयर को बदल दिया और फिर अब हमें यहाँ एयर लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस वो अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब हमें किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, जैसे हम कभी एयर के कभी वाटर कैसे निकाल लेते हैं, वो ग्लास का माना जाएगा, उसे पढ़ा क्या जाएगा? c बाई वेलोसिटी इन मीडियम। अगर ग्लास का निकाल रहे हो तो वेलोसिटी इन ग्लास। बोलो बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, निष्का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। फार्मूला बताओ। जानते हैं, स्कूल में पढ़ाया क्या, इसीलिए तुरंत इन्होंने बता दिया। हर चीज इनको कितनी रिफाइंड और क्लियर है। तुरंत इन्होंने कहा अगर सर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहते हैं, so refractive index of a medium is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium। आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो निष्का बोल रहे हैं, just please repeat। she is so shy and so, आप बताइए। now absolute refractive index of a medium को define करिए। आप भी बोलें। सेम नंबर से 3 बार को आता है।
उसको पन्नी करो, कोई नाम आ रहा है Without giving the 3 mark on it. Absolute refractive index of medium speed of light is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in vacuum. जसमिता रिपीट करो। Absolute refractive index ऑफ एनी मीडियम with respect to speed of light in vacuum. विद रिस्पेक्ट टू नहीं, किसी भी माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक किसके किसके अनुपात के बराबर है? निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर। बहुत आसान सी चीज है, जिसको जिसमें ये ज्योत्सना रिपीट करेंगे, रिपीट करो। Absolute refractive index एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of ऑफ अ मीडियम। ratio of speed of light in vacuum to speed of light in vacuum. एब्सोल्यूट भी बोलो ना, अब ये सी के रिस्पेक्ट में तो उस हेडिंग के हिसाब से बोलो। बहुत अच्छा, सचिन एक बार रिपीट करिए। Absolute refractive index of a medium is the ratio of यहाँ से देख के बोल दो ना, सी किसे कहते हो? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, चलो इसे लिखें। सबसे पहले ये बात निष्ठा ने हम लोग बोलता है, लिखो इस चीज को, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे पता किया जाए? इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट किसमें किसमें? देखिए, इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट। इन दैट पूरी बात समझ आई? उसको एक तरफ कर दो, बीच में करके वैसे कर दो, वो भी बस सही है। थोड़ा और कर दो कि दीदी को अच्छा लगेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई, वहां तक पहुंचता नहीं ना कुछ। अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, बस इतनी बात समझ आ गई? बस छोड़ छोड़, कहीं भी रुक गए। अब इधर देखो, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। कहने का मतलब है कि अगर तुमको दो मीडियम का करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, विद रिस्पेक्ट वाला भी करना है, और तुम्हारे पास ये टेबल है, ये सब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। चेक करो, क्या आपके बुक में टेबल बनी हुई है? और इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर की हेडिंग पढ़ो, क्या इसमें एब्सोल्यूट लिखा है? पढ़ो। तो ये एब्सोल्यूट है, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले गए हैं? सी पे डिवाइड करो। सी में कितनी स्पीड होती है? 3 × 10⁸, और उस मीडियम में जो भी हो, तो हमने एयर में नहीं ली, एयर में थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो इसका क्या मतलब है कि दैट इज N2/N1। इसे पढ़ो। मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और अपॉन क्या लिख दिया जाए? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फिर से समझिए, N2 को डिफाइन करो। हाँ, पहले N1 फिर N2 आएगा। अब ये देखो, ये इन्होंने टेक्निकल बात की। इन्होंने कहा सर अभी अभी आपने N2 को बताया C/V2, यहाँ पर इसके साथ N क्या होता है? C/V2, और डिवाइडेड बाई N1 क्या है? C/V1। फार्मूला देखो, ये एब्सोल्यूट के टर्म्स में किया है, वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं किया है। तो बोलो C कट जाएंगे तो क्या होगा? C कट गया तो बोलो क्या आ गया? V1 आ गई वही चीज। समझ आई बात कि नहीं?
यानी अब इस चीज को समझो, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसी चीज को हर्षिता करें थी सर प्लीज। अब देखो वो चीज आ गई, बोले सर इसे आप ऐसे करते तो कितना आसान हो जाता। जरा हम देखें हर्षिता क्या कहना चाह रही थी। इन्होंने कहा कि सर एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करने के दो मेथड हैं, या तो V1 बाई V2 जो कि सचिन ने कहा थोड़ी देर पहले, और या अगर n के टर्म्स में करना चाहते हो N2 बाई N1। सही है। Reflective index of second medium with respect to first medium is the ratio of speed of light in first medium to speed of light in second medium. Refractive index of second medium with respect to first medium is the ratio of absolute refractive index of second medium to absolute refractive index of first medium. दो डेफिनेशन अलग अलग है, तो मैं दोनों डेफिनेशन में से ये तो तुमको बता चुका हूँ, ये और लिखा दो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब सिर्फ अकेला लिखा जाए तो एब्सोल्यूट है, साथ में लिखा जाए तो फिर ये एक तरीके का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखो इस चीज को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये किसका रेशो है इंद्रजीत बोलो? इज रेशो ऑफ, जरा इसको इसके हिसाब से डिफाइन करो। इट इज द रेशो ऑफ, सुनील देवासी, is the ratio of absolute refractive index of medium कौन सा मीडियम? सेकंड मीडियम Second टू medium. To absolute refractive index of medium 1. सही है, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब आपके पास दो फार्मूले आ चुके हैं, अब इसमें और बढ़ाएंगे, अब इसमें साइन थीटा भी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही रहेंगे, अभी 3 फार्मूले से गवर्न होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ज्योत्सना NGW को तुम क्या लिखोगी यहाँ बता दो। पलक आप बताओ, n के टर्म्स में बताना, v नहीं चाहिए, Speed of glass. v चाहिए ही नहीं, n के टर्म, एब्सोल्यूट के टर्म्स में बताओ, बोलो। Absolute. ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव को कैसे बताओ? जैसे तुम ये समझो, अगर मैं कहूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी, मर्करी, तो मर्करी को किसके रिस्पेक्ट में लेते हो बोलो? विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेते हो कि नहीं? तो पहले मर्करी की डेंसिटी आती है ऊपर, और फिर किसकी आती है? वाटर। तो 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये सब कट जाता है, ये भी कट जाता है, और फिर 13.6 आती है कि मर्करी 13.6 टाइम्स भारी है। तो जब रिलेटिव लिया जाता है, ये रिलेटिव है, तो दोनों की अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखी जाएगी, और जो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब रिलेटिव डेंसिटी ली जाती है तो क्या दोनों की अलग अलग डेंसिटी नहीं लिखी गई? और जो पहले था क्या उसी के ऊपर नहीं लिखी गई? तो इसमें ऊपर तुम क्या बोलोगी? बोलो, ऑफ डिवाइडेड बाई, समझ में आ गई बात? एन जी अपॉन NW। अंकुर राज, ये बात तुम्हें समझ आ गई? यहीं पे देख लो, रिलेटिव कभी भी लिया जाएगा तो पहले वाला पहले, मरकरी का जब निकालती है तो मरकरी कितने गुना भारी है? 13,600। हमने आपको कई बार बोतल भी दे के दिखाया, आधा किलो की छोटी छोटी बोतल। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो पहले वाला पहले दिखा गया जब रिलेटिव, यहाँ भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ NG तुम्हारी टेबल में कितना लिखा है? 1.5 या 3/2। और ये क्या लिखा है? NW वाटर का कितना दिया है? 1.33 या 4/3। अब इसको क्या लिखोगे?
3/2 इंटू 4/3। हर्षिता यही कह रही थी सर ये एक लाइन का सवाल आपसे इतना बड़ा कर दिया है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? आप चाहें तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना चाहते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का ऊपर लिख दिया, आदित्य इतनी बात समझ में आई, और किसका वाटर का नीचे लिख दिया, फिर दोनों की वैल्यू निकाली। चाहे तो आप वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार ग्लास और वाटर के बीच में अगर एक लाइट वाटर से ग्लास में जाए तो उन दोनों का मीडियम का रेशो आपस में लिया जाएगा कि नहीं? तो इसको हमने क्या किया चेक करो। अब देखो चलो कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ बताई भी जाएंगी। देखो कभी भी एक ट्रायंगल है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको बताइए, अभी मोनिका समझ जाओगी, ये अभी कई दिन चलेगा लेकिन नहीं आता है। अभी आज का जो लिखा है इसको पढ़िएगा, थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे फिर एक दो दिन में आएगा, सही है, ये चलेगा। तो देखो अगर कोई एंगल यहाँ पर एक थीटा एंगल है, एंगल को क्या आप अल्फा बीटा कुछ भी बोल सकते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा ये एंगल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो? क्या? मान लीजिए मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाता चला जाऊं और बड़ी कर दी साइड, तो क्या परपेंडिकुलर की हाइट बढ़ती चली जाएगी? जब एंगल बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे इनके रेशोज जो ट्रायंगल के तीन साइड्स होती है ना वो बदल जाते हैं। एंगल के देखो बेस छोटा हो गया कि नहीं? मान लो तुम्हारी एक सीढ़ी है और सीढ़ी खड़े करते चले जाओ तो क्या बेस छोटा नहीं हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर सीढ़ी बैठाते चले जाओ, ये छोटा ये बड़ा, सीढ़ी खड़ी कर दो ये ऐसा, सही है कि नहीं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल। जब मैं तुमसे कहूंगा कि साइन थीटा, क्या बोलूंगा? साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल, तो तुम कह देना कि इसका जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मान लो तुम ऐसे भी घर में तुम्हारा छोटा भाई होगा और तुमसे पूछता होगा ये चीज है कि ये 30 डिग्री है और वो पूछता होगा ये दीदी ये 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो तुम कहते होगे अरे पागल जब 2 लिया है तो 30 डिग्री पे ये उसका डबल होता है। हमेशा 30 डिग्री पे ये जितना लिया जाए उसका डबल होता है, बिहेवियर में हम लोग जानते हैं। 30 डिग्री लिया जाए तो क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर मैं साइन 30 लिखूं तो क्या है बताओ? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/4। तो कितनी आ जाएगी? 1/2। इस चीज को फिर से समझो, बस इतना समझो। मैं कहूँ साइन ऑफ थीटा तो तुम किसी एंगल का साइन निकालो तो तुम कुछ ना करना, 2 साइड का रेशो लेना, एक परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, सही है। अगर मैं तुमसे कहूँ हर्षिता कॉस ऑफ थीटा तो तुम तब भी कुछ ना करना। अब ये 4 है, अब इन चीजों को ये निकाला जा सकता है, कैसे निकालोगी बताओ? जैसे ए बी सी, तो बोलिए ये साइड कैसे निकालोगे? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होता है? अब तुमको क्या चाहिए? BC स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर माइनस दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 8 माइनस, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो BC कितना हो जाएगा बताओ? रूट 12। रूट 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। ये वैल्यू कितनी आ गई? सही है। अगर मैं कहता हूं cos थीटा निकालो तब कैसे निकालो? cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। क्या लिखोगे? फिर से समझिए, जिस एंगल पर तुम कुतुब मीनार को देख रहे हो वो जमीन बेस है। जिस एंगल से देख रहे हो, आखिर तुम खड़े कहाँ होगे बोलो? कुतुब मीनार को तुमने देखना शुरू किया तो खड़े कहाँ पे हो? जहाँ खड़े हो बेस है कि नहीं है?
और जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, और जो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट जा रही कुतुब मीनार की टिप से वो हाइपोटेनियस है। तो बात समझ में आई। कॉस थीटा पूछा जाए तो क्या करोगी? दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर तुमसे कहा जाए टैन थीटा तब तुम क्या करोगे? P by B। टैन थीटा करोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। इतनी बात समझ आई? अगर किसी भी एंगल का थीटा पूछा जाए तो क्या करोगी? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब जरा देखो, बस तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना है कि इतना सोचो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या सोचना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फिर से समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सही है, इस चीज को लिखें पहले तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। साइन पी बाई एच, और कॉस क्या है? बी बाई एच, और टेन क्या है? And P by B। ठीक है, वही चीज आ रही कि नहीं? इस चीज को लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर इसके बाद सोना चांदी और तोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी तो भी बात बन जाएगी। अब आगे की बात करें, अभी समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात समझाएंगे आपको, एब्सोल्यूट कब समझाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। समझो इस चीज को। मेरा कहने का मतलब है अगर 45 डिग्री है, अब पलक आपकी जरूरत पड़ गई, ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये 45 डिग्री, ये एंगल बताइए, 90 में दे दिया। एंगल सम प्रॉपर्टीज बताइए, क्या करें? 45। ये कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल है, पहले ही बता दें तो मैं क्या करूँ? सही है, क्योंकि 45 ये भी 45 होगा, टोटल 180 होता है। और इनके सामने की साइड्स क्या होंगी? क्या बराबर? अच्छा, अगर ये x है तो ये भी फिर x हो जाएगा भाई। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या उनके सामने के साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं? तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? अब मैं इन तीनों की 45 की वैल्यू बता रहा हूँ, फिर 30 की भी बताऊंगा, फिर 60 की। यहाँ तक तुम्हें जस्टिफाइड हो गया? ये बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी? रूट ऑफ बेस स्क्वायर और रूट ऑफ, ये तो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग जानते होगे ना, सम ऑफ दीज टू साइड्स का रूट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2x स्क्वायर, और x बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? √2। अब ये मुझे बताओ ABC, आयुषी आप मुझे बताइए साइन 45 में कौन सी साइड बाई कौन सी साइड लिखोगे? यहाँ देख के, यहीं से देख के बताओ। मोनिका, x से नहीं, साइड का नाम बताओ पहले, फिर हम x तो चढ़ा ही देंगे। तुम तो बहुत तेज हो। AB अपॉन AC, दैट इज x बाई x √2। तो बोलो इसकी कितनी वैल्यू आ गई? 1 बाई √2 आ गई। सरोज, अब मुझे आप cos थीटा बता दिए, cos 40। बताइए। सही है, दैट इज BC अपॉन AC। अब इसमें वैल्यू डालो, दैट कम्स एज BC कितना है? x अपॉन x √2, तो 1 बाई √2। श्रेया, tan 45 बताओ। AB अपॉन BC, तो ये x बाई x है। सिर्फ मुझे आपसे 3 वैल्यूज चाहिए। साइन 45 की वैल्यू बताओ, cos 45 बताओ।
इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, आगे की बात है। ये जो चीजें तुमने बताई हैं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में टेबुलेट की गई है। क्या तुम्हारी कभी नजर गई है वहां पे? Yes, sir. ये देखो जो अभी अभी श्रेया ने बताया है ये सब चीजें कहाँ पे हैं? Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ये सब चीजें दी गई हैं। ये देखो अभी देखो आपके सामने ही है। That is sin given by root 2 cos की ये तीनों है, सही है। आप देखो 1 by root 2 चलो अब जरा देखो तीन चीज तुम्हें समझ में आ गई, तीन एंगल इस साइन हो। अब हम देखेंगे कि ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? अगर मान लो इसी पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो दैट विल बी, ये भी 60 है और ये भी कितना है 60 डिग्री है और RHS कॉन्ग्रुएंसी भी लग जाएगी। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि राइट एंगल और एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस, आसानी से लग गई। तो ऐसे में ये एंगल कितना हो गया बोलो 30 डिग्री। ओके ये अगर पूरी साइड 2x ली जाए और ये भी साइड 2x ली जाए तो बोलो आधी साइड कितनी होगी? आधी साइड ये x हो जाएगी, ये सही है। अब हम निकालेंगे AD की वैल्यू। AD निकाल सकते हो, जरा देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बताओ? क्या AB स्क्वायर? सही है। तो ये मुझे बताओ AD स्क्वायर मुझे पता नहीं है, AB स्क्वायर कितना होगा? ये देखो AB स्क्वायर कितनी वैल्यू है 2x का स्क्वायर और BD स्क्वायर बोलो कितना है x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? और अगर रूट ले लिया जाए तो AD आ जाएगा। तो आयुषी AD की क्या वैल्यू होगी? सही है। अब ये x रूट 3 हो गया। इस ट्रायंगल के लिए तुम्हारे पास तीनों डिटेल है, ये x है, ये x रूट 3 और 2 है। इसको छोड़ दो, अब इसकी जरूरत नहीं, हम इसी ट्रायंगल से काम चला। यहाँ 60 भी है, तीनों की 60 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, 30 की भी निकाल। चलो पहले 60 की निकाल ना। अब देखो आशीष ये मुझे बताओ साइन 60 कितना होगा? पहले तो साइड के टर्म्स में बताओ। 60 डिग्री पर जब भी मैं साइन बोलूं तो तुमको एक पर्टिकुलर दो साइड का ही रेशो चाहिए, वो उनका नाम बताओ। जब 60 तो तुम यहाँ खड़े हो और जहाँ खड़े हो वो बेस है। आप बोलो AD अपॉन, आप बोलो AB, ठीक बोला AD upon AB. AD अपॉन AD, AD अपॉन AD, ये बहुत बड़ी बात है। देखो इनको अभी तक याद रहा, इन्होंने ये तीन साइड देखी, दिस इज x, और ये कितना है x रूट 3 और ये कितना है बोलो? तो दिस इज AD और B, ये चीज तो है। और सुनील देवासी को याद रहा कि साइन बोला जाए तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का नहीं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि इनको ये याद है कि परपेंडिकुलर बाय। और इसकी वैल्यू इन्होंने क्या बताई? x रूट 3 अपॉन 2x, तो ये x कट गया तो कितना आ गया? सही है। अब श्रेया तुम cos 60 बताओ जरा। BD अपॉन AB, BD कितना है और AB कितना है? तो कितना हो गया? 1/2 हो गया।
निष्का tan 60 बताइए जरा। ए डी अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा x √3/x, तो ये कितना हो गया? सही है, यही ट्रायंगल रहेगा। ये 60 था, ये 60 है, तो जरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तीनों का सम 180 होता है, 60 और 90 तो 150 हो ही गया, तो ये बचा कितना? 30। अब तुम 30 पे खड़े हो जाओ। 30 पे जब तुम खड़े होगे ना, तो तुम कैसे खड़े होगे? यहाँ पे ऐसे खड़े होगे, और तब तुम ऐसे देखोगे तो जो सामने वाली मंजिल है वो परपेंडिकुलर है। तुम हमेशा बेस पे ही खड़े हो, तुम हमेशा उस एंगल पर खड़े हो जिसके बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। अब मैं 30 पूछा हूँ ना, तो 30 पे जाके खड़े हो जाओ। जब 60 पूछूं तो 60 पे जाके खड़े हो जाओ। अब ये चीज बेस बन चुकी है। जब तुम 30, या फिर इसको लिटा लो, या फिर देख भी सकते हो, इसमें कोई ऐसा इश्यू तो नहीं। अब ये चीज क्या बन गई बोलो? जब तुम यहाँ खड़े हो गए तो ये चीज क्या हो गई? ये बेस हो गई। और सामने वाली कुतुब मीनार क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज। कितनी चीज हो गई, नाम वही रखेंगे। ओके आदित्य, नाउ व्हाट इज sin 30? sin 30 क्या है? यहीं पे खड़े हो जाओ। परपेंडिकुलर पाई हाइपोटेन्यूज करके बताओ क्या लिखो? परपेंडिकुलर बदल चुका है अब, क्योंकि तुम वहां खड़े हो। अब ये बेस हो। बोलो पूजा, sin 30 पे बताओ, बोलिए। BD upon AB। BD अपॉन AB। BD कितना है? यहां से चेक करो, x, और AB कितना है? तो ये कितना हो गया? 1/2। ओके, पूजा cos 60 बताइए। cos 30, सब 30 निकालना है। cos 30 बताओ। AB upon हाँ, BD. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन AB। तो ये कितना हो गया? x √3/2x। x कर गया, तो ये क्या हो गया? √3/2। अब यहीं पे खड़े हो जाओ और tan 30 बताओ। tan 30 दैट इट इज, यहाँ आप खड़े हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, BD बाई AD। BD कितना है? x, और ये कितना है? x √3। तो कितनी वैल्यू आ गई? सही है। अब हम इसका टेबल बना लें, साइन का, कॉस का और tan का। ये बताओ जब 45 डिग्री था तो साइन कितना था? ये 1/2, तो ये 1 था। 60 डिग्री हो गया तब कितना है? 60 पे चेक करो, √3/2, 1/2, और ये कितना है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और 30 डिग्री है तो कितना है? 1/2, 1/2, √3/2, √3, और इसका बोलो 1/√3। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलो, ये किसकी किसकी वैल्यू है? साइन थीटा, साइन, कॉस। tan। अब जरा देखो, अगर हमको साइन और कॉस और tan की कुछ वैल्यू पता करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90,
अच्छा 0 डिग्री है तब तो पूरा एंगल गिर ही गया ना, परपेंडिकुलर खत्म। और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जब परपेंडिकुलर 0 तो साइन 0 0। परपेंडिकुलर गिर जाए, किस पे गिर जाए? बेस पे ही गिर जाए, बिल्कुल गिर जाए, गिर ही जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या बचेगा कुछ? और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस तो बोलो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? b बाई एच, तो 0 बाई एच तो 0 हो जाएगा। ये 5 वैल्यू, और ये बिल्कुल खड़ा ही हो जाए, कहीं नहीं हमको तो बिल्कुल 90 पे रहना है। 90 का मतलब है जो फिर परपेंडिकुलर है वही फिर हाइपोटेनियस भी हो जाएगा, बेस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल खड़ा हो जाए, सीढ़ी को चिपका दो दीवार पे तो बेस ही नहीं रहा, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? हाइपोटेनियस के। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री पर? जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस दोनों x x हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं? अब देखो तुमको ये वैल्यू याद करनी है तो बड़ा आसान तरीका है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ऐसे लिख लो, और सब पे रूट लगा दो, ये इनकी वैल्यू। इस पे रूट लगाओ, कितना आंसर आए? इस पे बताओ। 0/4 तो 0 ही आया, 1/4 का रूट करो, 1/2 चेक करो क्या यहाँ वही वैल्यू आई? इसको सोचो, क्या ये 1/2 आया? और इसका रूट निकालो जरा, 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 60 पे करो, दैट इज √3/2 और √4/4 ये तो √1 है तो 1 आ गया। इसी चीज को पलट दो, ये यहाँ लिख दो, जैसे किताब का पन्ना पलटा जाता है वो क्रॉस हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 1। ये कितना है? √3/2, ये 1/2, ये अगर साइन अपॉन क्रॉस कर दो तो क्या आ जाएगा? tan। दैट इज साइन क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और क्रॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस, यही तो tan थीटा होता है। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इनको डिवाइड करो, tan थीटा कुछ नहीं है, वो किसका डिवीजन है बोलो? साइन बाई कॉस। 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या 2 कट जाएंगे और क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/2। इन दोनों को डिवाइड करो 1, इन दोनों को डिवाइड करो √2, और बोलो 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सर बाकी 3 वैल्यू का इंक्लूड नहीं किया जाएगा? बाकी की जरूरत नहीं, हमें साइन की समझनी है, हमें ज्यादा हाँ। हाँ बोलिए।
चलो इतना करो। ये सब दो दो लाइन के ही सवाल है। तो संडे टेस्ट का था ना, हाँ? रोज संडे टेस्ट का था ना। कौन सा? ये लास्ट 6 वाला। आफ्टर हाँ हाँ, Please, sir, अरे था फ्री स्पेस पे यस हाँ। नो नो सुनो फ्री स्पेस नहीं करना था, हाँ, ऑप्शन नहीं तो था। बदल गया ना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आंसर आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा बेसिकली। इसको सी से करना है। फ्री स्पेस वाला दिया है तो सी बाई वी जी लगाओगे। स्पीड ऑफ लाइट वही दी थी आप। ठीक, अब वो ठीक है, वो 2.997 है, लेकिन हमने वो अप्रोक्सीमेट करके दी। ये वाला कैसे करोगे? दैट इज ये एन जी दिया है जी है। तो सी बाई वी जी लगेगा इसमें। वो मत लगाना, वी ए बाई वी जी मत लगाना। ये एब्सोल्यूट दिया। एब्सोल्यूट का तो फार्मूला पता है ना? ठीक है, जितना तुम मोनिका कर सकते हो बहुत सारे कर भी सकती हो। जो बच जाएंगे हम रिजॉल्व कर देंगे हमारे पेपर, ठीक है? बताइए। पहले वाले में दोनों तरीके से डिफाइन करो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम दोनों तरीके से करना। जो एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? दिल्ली टेस्ट दो, इशू लिख लो। देखिए, ऑल रिफ्रैक्शंस फॉलो सर्टेन लॉज। क्या लॉ है? मान लीजिए कि अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में बेंड करती है, ये देखो आपने मीडियम, एक इंटरफेस है, ये लाइट आई इसमें और ये बेंड कर गई, ये आई, ये देखो बेंड कर गई कि नहीं? तो ये जो बेंड हुई ये तीनों पूरा एक प्लेन में लाई करेंगे। पूरा किस में लाई करेगा? कौन कौन सी तीन चीजें बताओ? नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सभी किस में होंगे? दे ऑल लाई इन सेम। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? एक इंसिडेंट रे आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल, ये सब किस में होंगे? प्लेन में। सही, पहला रूल। पहला रूल कहता है कि ऑल रिफ्रैक्शंस, जो भी रिफ्रैक्शंस होंगे, फॉलो सर्टेन रूल्स। पहला, द इंसिडेंट रे the refracted ray and और तीसरी चीज क्या है? नॉर्मल टू द इंटरफेस। ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। कहां पर डाला जाए? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन सेम प्लेन।
इसका मतलब है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चाहे अंदर जाए या बाहर, दिस इज नॉर्मल। कहाँ डाला गया है नॉर्मल? एट द इंटरफेस। इंटरफेस कहाँ है? ये इंटरफेस करता क्या है? दैट इज सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, अब कहाँ पर? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीन चीजें हैं, ठीक है, आप समझ गए कि नहीं? एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, drawn at interface separating the pair of transparent medium at the point of incidence. All lies in same plane. Repeat करो. Refracted ray normal drawn at the point of incidence at interface separating two transparent medium all lies on the same plane. आशीष रिपीट करिए. सचिन रिपीट करो. पार्टिसिपेट किया करो, कुछ होता है तो उसमें ऐसे सही है. दूसरा देखो, फिर से देखिए, मेरा कहने का मतलब है अगर विद ग्योर है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वी. वी में जो पार्टिकल है बहुत तेजी से, बात ना करो, वी के पार्टिकल बहुत तेजी से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो उनकी वेव्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी? वो बहुत पास पास बनेंगी. और आई की कैसी होगी? ये थोड़ी कम एनर्जी है. ये एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी बोलो? एनर्जी ये इसकी कम है, सबसे ज्यादा इसकी है. ये थोड़ा धीरे धीरे, तो ऐसे में जो वेव्स बनेंगी वो कैसी होंगी? ऐसी होंगी. ये और थोड़ा धीरे. वेव तो पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी जानते हो ना, तो ये कैसी होगी बोलो? और धीरे. जी कैसी होगी? और धीरे. और वाई कैसी होगी? और ये वाला ये और ये फिर और. समझ आई बात कि नहीं? सबसे कम वेवलेंथ श्रेया किसकी है? करेक्ट. इन्होंने कहा कि सर जो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की भी जो लेंथ होती है, 9th में पढ़ा होगा तभी तो ये बता सकी कि वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ. वेवलेंथ होती क्या है? किसी एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट या किसी एक ट्रफ से जो दूसरे ट्रफ की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ. लेंथ ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ. बताओ ये वेव छोटी है कि ये वेव छोटी है? और सबसे बड़ी कौन सी होगी? आर वाली. सो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है बताइए? आर. और शॉर्टेस्ट किसकी है? आपको बहुत अच्छी बात बता दी. इस चीज को लिखना कि जो विजिबल रेंज का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी आपने बताई? अंकुर राज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी बताई? और शॉर्टेस्ट किसकी बताई? वेवलेंथ वॉयलेट. सही है. अच्छा ये बताओ, एक सेकंड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? बोलो. अच्छा ये कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही ऑसिलेट करता है. फ्रीक्वेंसी हाई किसकी है? वॉयलेट. और बोलो फ्रीक्वेंसी जो सबसे कम है लोवेस्ट? रेड. कितनी बात समझ आ गई? सही है. अब ये देखो कि इतनी बात तुमको पता चल गई. अगर सबको एक साथ छोड़ा जाए सन से तो सबसे पहले कौन सी इसमें कलर की लाइट हमारे पास पहुंचे? ये सबसे सही बोले. पहले भी इन्होंने बोले सर सब एक साथ पहुंचती तभी तो सनलाइट वाइट दिखाई पड़ती है. इनका कहना है कि इन वैक्यूम सबकी स्पीड कितनी है बोलो? स्पीड ऑफ ऑल कलर क्या है? ऑल कलर्स क्या बोलिए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और उसी को सी कहा है क्योंकि तुमने अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सी वर्ड किया है ना, C/Vm. दैट इज ये
अच्छा एक चीज अंकुर को और याद रही 9th की कि C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है बोलो? लैम्डा न्यू। ये बढ़ता जा रहा है तो ये घटता जा रहा सर इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा है। लैम्डा और न्यू इसको क्या कहते हैं? न्यू। फ्रीक्वेंसी को इसे क्या न्यू। कहते हैं? लैम्डा। देखो ये बड़ी बात इन्होंने कही, बोले सर ये ज्यादा करोगे तो ये कम हो जाएगा। हाँ क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो 3 × 10⁸ है। अब जैसे 10 है तो 10 को तुम 2 × 5 भी कह सकते हो, 1 × 10 भी कह सकते हो, 10 × 1। एक चीज बढ़ाते जाओगे तो दूसरी कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो फिक्स है ना, सभी की स्पीड एक ही है। तो लैम्डा बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट ही तो 9th में तुमने पढ़ रखा है कि वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इस चीज को हम सेकंड लॉ में यूज करें। सेकंड लॉ क्या कहता है? फॉर ए पर्टिकुलर कलर एंड फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। मान लीजिए तुमने ये देखो यहां से एक लाइट भेजी, सही है, और एक तुमने रेड ली और एक तुमने वॉयलेट ली। अच्छा दोनों ग्लास ही हैं, ये एयर है और ये ग्लास, ये भी एयर है और ये ग्लास। फिर से ध्यान दीजिए, ये रेड है और ये वॉयलेट। ये मुझे बताओ अगर दोनों में 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है 45 ले लो, नहीं तो 60 ले लो, दोनों में 60 है, तो क्या ये दोनों एयर और ग्लास में दो लाइट हमने डाली, एक ही एंगल पे डाली है, क्या ये दोनों इक्वली दबेंगी श्रेया कि नहीं? बोलो। इन्होंने क्या बताया कि वॉयलेट बहुत तेजी से आता है, दौड़ते दौड़ते आता है। अगर वो बीच पे जाएगा तो उसकी स्पीड में ज्यादा कमी आएगी, और जो लहराते हुए मटकते हुए चल रहा है वो धीरे धीरे बीच पे चला भी जाएगा, उसको कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या उसको कुछ पड़ेगा? रेड मस्त हाथी की चाल चलता है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चीते की चाल चल रहा है। तो बताइए द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग किस में ज्यादा हो? इफ the speed is more then it suffers more bending, if speed is less, so it all depends on wavelength। ये किस पे डिपेंड करता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना, एक ही कलर। क्रोम का मतलब समझती हो? कलर। इफ लाइट इज टेकन ऑफ मोनोक्रोम, एक सिंगल वेवलेंथ की ले लो, तो उसके लिए भी लॉ, ठीक है, अलग अलग कलर अलग अलग बेंडिंग देंगे। यही हमारा अगला चैप्टर भी है आई का। डिफरेंट कलर्स गिव डिफरेंट बेंडिंग, दैट्स वाई इससे हमारा स्पेक्ट्रम बन जाता है। सही है? चलो अगला चीज पढ़ो। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? पढ़िए। दैट इज, सेकंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ, ये देखिए अगर मान लीजिए 60 पे गया और बेंड कितने पे हो गया? 45, सही है। अच्छा ये कितने पे हो जाएगा? ये ज्यादा दबेगा। अभी अभी बताया ना लोगों ने कि जो ज्यादा एनर्जी वाला है उसमें ज्यादा बेंडिंग होगी, तो हो सकता है 30 पे चला जाए, सही है। इन दोनों का एंगल, किसका एंगल बोलो? साइन आई बाई साइन आर। ये चीज कांस्टेंट होगी। किसके लिए कांस्टेंट होगी? फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। अगर आपने एक पेयर ऑफ मीडिया एयर और ग्लास का ले लिया, साइन कहाँ से आ गया? साइन का मतलब, साइन कुछ नहीं है, साइन का मतलब है मान लीजिए कोई एंगल है तो तुम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और एक यहाँ ड्रॉप कर दो, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस निकालो, जो एंगल होगा साइन निकाल ही लोगे। अभी तुमको 3 वैल्यू बताई हैं, यहाँ 30 की भी निकाल सकते हो, 60 की भी निकाल सकते हो, 45, तीनों हमने बताई दी। मेरा कहने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट है? तुम 100 बार डालो रेड लाइट 60 डिग्री पर और हर बार 45 पे निकले, तो चीज कांस्टेंट है कि नहीं? एक लेकिन ग्लास ही लेना, एयर और ग्लास, एक पेयर ऑफ मीडिया, तो ये रूल ही है उसका। स्नेल्स लॉ कहता है कि ये रूल है। क्या क्या कांस्टेंट है बताइए। और इस चीज को इन्होंने इस चीज को n/1 कह दिया। क्या कह दिया बोलिए? यानी फर्स्ट मीडियम का साइन अपॉन सेकंड मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सही है?
यानी फिर से समझिए, पहले दूसरा लॉ लिखा है तो बताएं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, चलिए दैट इज रेशियो ऑफ, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, रेशियो ऑफ साइन, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, साइन फुल नाम ये और ये छोटा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is constant for light of a given color। एक कोई कलर लेना, ये नहीं कि आप कलर बदल दोगे तो बात बदल जाएगी, वॉयलेट ले लोगे तो ज़्यादा बेंड कर जाएगा, रेड ले रहे हो तो हर बार रेड लो और आराम से 45 पे डालो, हर बार ये 60 पे डालो 45 पे जाएगा। इसका मतलब है कि रूल है, कोई अपने मन मर्जी से नहीं चल रहा है, रूल से चल रहा है कि नहीं, 100 बार डालोगे 60 पे, 100 बार 45 पे जाएगा, तो रूल है, उनका रेशो निकाल लेना, वो कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू पहले ही बता दिए। तो इट इज कांस्टेंट फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दैट इज, मीडियम को मीडिया कह दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। दिस इज स्नेल्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर क्या है? दैट इज कांस्टेंट। अच्छा अब देखिए, इसका मतलब है कि ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। क्या रेशो कांस्टेंट रहेगा? n/1 को तुमने क्या कहा था जब सबसे पहले पढ़ाया था? v1/v2 कहा था। n/1 को आज तुमने क्या कहा? n2/n1। n2/n1, जहां n क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन c/vm। यही तो होता है, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? n को अलग से भी तुम फार्मूला जानते हो ना, c/v2, और इसका क्या फार्मूला जानते हो? c/v1। सही है। अच्छा, n/1 का एक और मतलब है sin i बाई sin r। तीन फार्मूले हैं। सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर तुम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो फर्स्ट मीडियम का एंगल और डिवाइडेड बाई सेकेंड मीडियम का एंगल। दो चीजों में फर्स्ट आ रहा है, इसमें फर्स्ट है, इसमें पहले वाला बस पहले आ रहा और बाकी में उल्टा ही आ रहा। सही है। तो इसका क्या मतलब है कि n/1 क्या है? sin 60 बाई sin 45 कर दो, उनकी वैल्यू डाल दो, 1.5 आ जाएगा। कुछ और करना ही नहीं। सही है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ एक वैल्यू, तो कुछ नहीं है। अब सिर्फ सेकंड पॉइंट को आप रिपीट करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of Sine of angle of reflection, sine of angle of incidence to sine of angle of reflection is constant। इसकी वैल्यू फिक्स है। आप देखो यही तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये 1.5 है। हो सकता है रेड के लिए 1.5 हो और वॉयलेट के लिए 1.52 हो जाए, अलग अलग हो। तो अगर कोई कहे 1.5 तो आप अपने मन में उससे पूछ लेना भाई किस कलर के, कलर का भी है वो अगले चैप्टर में, अभी आपको एवरेज पढ़ाया जा रहा है, अगले चैप्टर में और कुछ आइए। ठीक है, आगे पढ़ाओ, आगे बताइए। एंड फॉर ए गिवन कलर। सर वो साइन आई लिखा था, वो साइन साइन आई अपॉन साइन आर। ये देखो सर वो डेफिनेशन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखा है? किसका किसका रेशो? फिर से समझिए, इस चीज को पलक समझो। ये आई है और ये क्या है? आर। ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम है।
तो तुम सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो कि भाई सेकंड मीडियम में जाने में कितनी परेशानी होगी, हर्डल कोई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कितना इंपीडेंस होगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले मीडियम का एंगल ले लो और दूसरे मीडियम का एंगल ले लो और उनकी वैल्यू डाल दो, वही तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंगल से भी निकाल सकते हो, स्पीड से भी निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। सेकंड लॉ एक बार बताओ, अभी तक किसी से ठीक ठाक पता नहीं चल रहा है, बताओ जरा, आप बोलो बेटा, आप बताओ। Ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of reflection is constant for the light of given color and for the depth of given light. And this is known as फर्स्ट लॉ सेंस लॉ की सेकंड लॉ भी दोनों सेंस लॉ। सेकंड लॉ रिपीट करो। रिफ्रैक्शन और एक गिवन कलर, एक कलर लेना होता है और गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी तुम मीडिया भी लॉक कर लो भाई। आप समझो ना, मीडिया तुम वाटर नहीं ले सकते, अगर ये चीज कांस्टेंट तभी होगी। अब तुम वाटर ले लोगे तो क्या तब भी 1.5 ही रहेगी, वो 1.33 हो जाएगी। ग्लिसरीन ले लोगे, डायमंड ले लोगे, 2.4 हो जाएगी। मीडियम के बदलते ही वैल्यू बदल जाएगी, भले ही तुम 60 कितना लेते रहो, मीडियम बदल दो, कह दो नहीं अब इस बार हम ग्लास लेंगे, अब अच्छा डायमंड लेंगे, तो क्या वो ये M21 क्या उसका अपवर्तनांक वही रहेगा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा? बदल जाएगा। कलर बदल दोगे तो बदल जाएगा। मीडियम तुम सोचो मैं एक बार डायमंड ले, एक बार ग्लिसरीन ले, तो क्या हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही पाओगे? नो, इट इज ओनली कांस्टेंट। फिर से एक बार रिपीट करो सचिन, सेकंड लॉ। ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of reflection for the given color एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया भी नहीं बदलना ना, इज कांस्टेंट। ठीक है, जो चीजें तुमको दी गई हैं विबग्योर में, किसमें दी गई हैं? ये सब येलो के लिए दी गई हैं। जो तुम्हारा चार्ट भी बना है बुक में, वो इसके बीच वाला कलर जो येलो के लिए। अब आगे की बात देखो, येलो ग्रीन क्या है? मतलब ना रेड लिया और ना वॉयलेट लिया, उन्होंने कहा ये सारी वैल्यू येलो, ये पूरा चार्ट। अब देखो तुम्हारा एक ये सवाल आने वाला है एग्जाम में, इतना तुम्हें समझ में आ गया, और जो इंटेक्स्ट के 5 हल्के सवाल है वो आएंगे, वो समझा दो। देखो बिल्कुल हल्के हल्के सवाल, इससे ज़्यादा बीच में ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये समझो, नाउ इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस निकालो। पहला सवाल निकालो, ये रूल तो प्रदीप तुम समझ गए हो ना, तो है कि जाने वाली रे आने वाली रे और नॉर्मल एक लेवल पे है, और दूसरा चीज इनके बीच का एंगल फिक्स है, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कलर एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो इंटरेस्ट का। पहला क्या है कि लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इन वाटर, तो इंद्रजीत अगर वो वाटर में जाएगी विल इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल? देखो, एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, सो लाइट will bend towards normal during reflection। ये भी लिखना, रिफ्लेक्ट जब होगी तो उसे बेंड तो करना है, तो रिफ्लेक्शन के दौरान वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अगला सवाल देखिए हर्षिता, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, फ्रॉम एयर टू ग्लास गई तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। व्हाट इज स्पीड, बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों लिख दिया ना, ऑप्टिकली डेंसर टेंसर, यही है। तो अगर ये डेंसर है इसीलिए अंदर जाएगी, अगर फिर रेयरर होती तो अवे होती, ये इसका रीजन है। सही है।
अगला देखो, इधर आगे और भी इसके रीजन है, हाइजन थ्योरी आपको बताई जाएगी, वो क्लास 12 में। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, फिर बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब हल्का हल्का समझो, बस डेंसर है, टेंथ के हिसाब से चलो, सही है। बस ये है, थोड़ा बहुत हमने वेव का आपको करके दिखाई दिया था, सिंक्रोनाइजेशन, वही सब थ्योरी उसमें। अच्छा, अब अगला देखो, अगले सवाल में क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी गई है। अच्छा श्रेया, ये मुझे बताओ फार्मूला क्या है, कौन सा, यही लगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब वो क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नहीं तो वैक्यूम लेता ही ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है बताइए, टेबल में दिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को एनजी कहते हैं। अर्शिता जरा इसका फार्मूला तो बताओ। यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, बोलो बेटा, वंदना आप बताओ। ये टैलेंटेड है। अच्छा स्नेहा विष्णु आप बताओ, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, इसको किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। आशीष आप बताइए, हाँ बोलो। सी, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, जहां तुम समझो इस चीज को, अगर जी ए होता तब तुम क्या कहते, बोलो VA/VG, और जब मैं इसको कहूँ NG और ये टर्म कटी कर दूं, इसको इसकी जगह कुछ ना लिखूं, तो इसका मतलब होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और फिर ये VA अब C बन जाएगा, है वही फार्मूला, लेकिन एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो फिर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, फार्मूले में बदला नहीं है। अगर इसकी स्पीड 2.997 होती है, ये 3 होती है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्या इनमें ज़्यादा फर्क लग रहा है, लेकिन उसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को और स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। दोनों में तुम्हें फर्क नहीं लग रहा ना, सिर्फ मैंने उसकी जगह सी ही तो लिख दिया है, तो वास्तव में वो इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे रहा। पढ़ो स्पीड ऑफ लाइट इन सी, सवाल पढ़ो ना। तो अब हम क्या लिखें बताइए, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, लेकिन आप सही करोगे तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये क्या है, एब्सोल्यूट, दोनों में फर्क है ना, ज़्यादा स्टैंडर्ड है। कौन सा ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ये, क्योंकि एयर की डेंसिटी बदल जाती है भाई, एयर की अमेरिका में अलग है, रशिया में अलग है, इंडिया में अलग है, तो साइंटिस्ट काम कर पाएंगे क्या, स्टैंडर्ड करो, ये हर जगह एक है, तो तुम ये पसंद करोगे कि ये एब्सोल्यूट लो चीज चाहिए, एब्सोल्यूट, तो ये कौन सा है, ए को ड्रॉप कर दिया बस, इसलिए। चलो तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ना ज्योत्सना इसमें वैल्यू प्लेस करो, और क्या दिया जरा क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, पहले ये बताओ क्या दिया, तो मैं क्या लिखूं उसको, मैं क्या चीज, हर्षिता नहीं जो दिया वो बताओ, वो उसके लिए भी तो यहाँ लिख दें ना, पहले सब लिख दें। तो क्या लिखें उसको, सी, सी कितना दिया है, 3 × 10⁻⁴, ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को क्या कहते हैं, उसे सी कहते हैं, और एयर में है तो VA कहेंगे, VA नहीं दिया है तो क्या दिया है, सी, स्टैंडर्ड कर दिया। तो फार्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये है। अब इसमें हम प्लेस कर दें 1.5 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ VG यहाँ ले लो, 3 × 10⁸, फिर VG यहीं रहने दो, अपॉन 1.5, इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बोलो वेलोसिटी ऑफ, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, समझ में आ गई बात में इसका, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, अरे वही चीज़ कुछ बदला नहीं है, VA की जगह C लिख दिया, और यहाँ पे फिर लिखने की जरूरत ही नहीं जब सब चीज़ हम एक रिस्पेक्ट मिलेगी। अगला सवाल पढ़ें। नाउ आशीष, find out from table the medium having highest optical density and the medium having lowest optical density. बताओ
सपोर्ट नहीं कर रहे चीजों को। चलो कोई बात नहीं, हम आयुष से पूछ लेंगे। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी? और मीडियम हैविंग लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो पकड़ इन, बोले सर वैक्यूम तो मीडियम ही नहीं है। बड़ी बात कही इन्होंने, बोले एयर तो पहला मीडियम है, वैक्यूम तो फ्री स्पेस है। तो ये सही सवाल इन्होंने बोला। अब इसको हम लोग लिख लें। तो मीडियम हैविंग, वैक्यूम किसी मीडियम की कैटेगरी में थोड़ी ना आ जाएगा। तो इस तरीके से। अच्छा ये बताओ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा? फार्मूला बताइए अर्चिता। C/V है, जरा वैल्यू तो प्लेस करो इन दोनों की। करेक्ट, आप भी करो। 3 × 10⁻8। तो इसकी करो, यही तो 1.0003। समझ आ गई बात? क्वेश्चन में लिखा है ना बुक में, तो ये कहाँ से आया? इसी से तो आया। ओके, तो मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। आशीष आपके पास फिर आना पड़ा। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व किस माध्यम का है? ठीक है, और लोवेस्ट किसका है बताओ? सही, मीडियम हैविंग लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज 2.42 और 1.00। अगला सवाल देखिए, बस यही सब सवाल आने वाले हैं, इसी जगह सोचना नहीं आपके बारे में। अगला देखो, 4th क्वेश्चन। दिव्या बताइए, आपके पास केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर है, तो इसमें लाइट सबसे ज्यादा तेज किस में चलेगी? वाटर में। तो वाटर से ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है? केरोसिन ऑयल। और फिर उसके बाद टर्पेंटाइन ऑयल, इसका 1.33, 1.42, 1.49 है। ये इनके किसकी वैल्यू है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की है। ये 1.47 लिखा था। ग्लिसरीन 1.49 है ना। ये इधर बढ़ रहा है क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर बढ़ रहा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ने के साथ ज्योत्सना क्या स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती। और इंडेक्स, तो इधर क्या बढ़ेगा बोलो? स्पीड ऑफ लाइट। जितना कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम का 1 है तो उसमें सबसे तेज चलती है। सो इट इज स्पीड ऑफ लाइट। अब अगला देखो, 5th क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पूजा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तुम इससे क्या समझती हो? व्हाट डू यू इन्फर विद इट? अब ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, दैट इज सही है। सिर्फ रिफ्लेक्टिव एयर तो नहीं लिख रहा है ना, तो तुम लिख लो ND C/VD। दिस इज 2.42 C/VD। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। इसका यही मतलब, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दिस मीन्स the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in diamond
ये पांचों क्वेश्चन और दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कल आते ही कराएंगे। आज की क्लास इतनी है।